नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो री एग्जाम्स होने वाला है उसमें अचानक CSBC ने सिलेबस अपडेट कर दिया है। और जो सिलेबस दिया है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB के द्वारा जो 9th और 10th क्लास की जो सिलेबस है डिट्टो दे दिया गया है। चाहे हिंदी हो, गणित हो या इंग्लिश हो, चाहे विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान के वो 4 सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थव्यवस्था हो, तो ये विषयों का 9th और 10th का जो सिलेबस दिया है, अब ये 15-20 दिन में आप पूरी किताब तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ, मैं अपने इस चैनल पर हर विषय का एक वीडियो लाऊंगा जिसमें एक पूरी किताब का संपूर्ण निचोड़ और मोस्ट VVI क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आज मैं ले रहा हूँ क्लास 9th हिस्ट्री संपूर्ण इतिहास, और इसमें संपूर्ण निचोड़ है और सभी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन भी हैं जो इम्पोर्टेंट है, और ये नए सिलेबस पर आधारित है। उम्मीद करते हैं कि आप सिलेबस देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर बिहार पुलिस के लिए जो सिलेबस आया है, न्यू अपडेट यहाँ पर दिया भी है। देखिए 1/2023, तो जो पिछली भर्ती है उसी पर ये सिलेबस लागू होगी। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये 4 विषय हैं, जिसमें जो पहला विषय है वो इतिहास है। और यहाँ पर देखिए वर्ग 9, कक्षा 9, और मैंने भी यहाँ पर कक्षा 9 का ही संपूर्ण इतिहास लिया है। तो चलिए पहले सिलेबस को थोड़ा आप देख लीजिए। इकाई 1 है भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद दूसरी है इकाई 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, और तीसरा जो है वो है इकाई 3 फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति में ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद नाजीवाद यानी कि इकाई 4, और उसके बाद 5 प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद आप देखेंगे 6 आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, और 7 कृषि और खेतिहर समाज, और 8 शांति का प्रयास। तो अब इतने कम समय में आप बुक पढ़ करके तो कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जो मैं सीरीज करा रहा हूँ उसको अगर आप पूरा अच्छे से देख पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो है वो तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि आप बुक पढ़ सकते हैं तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आप बुक पढ़ लीजिए, और बुक से सारा चीज़ याद रखना और इतने कम समय में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो ये पूरी कक्षा 9 की जो किताब है इतिहास की दुनिया, ये आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और संपूर्ण 9th क्लास के 8 चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। ये है इतिहास की दुनिया, क्लास 9th के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, और ये जो विषय सूची है इस किताब की है जो आपको बिहार पुलिस के डिट्टो आपके बिहार पुलिस के सिलेबस में छपा है। ये देखिए, भौगोलिक खोज, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, विश्व इतिहास, नाजीवाद, वन्य और समाज उपनिवेशवाद, शांति का प्रयास, कृषि और खेतिहर समाज देखा था। अभी आपने जो सिलेबस देखा ये वही है। चलिए, तो अब उम्मीद करते हैं कि आप सिलेबस को समझ गए होंगे, और अब हम शुरू करते हैं इकाई 1 से। ओके, चलिए, तो यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और उन लोगों से भी शेयर कर दीजिए जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर क्लास 9th और 10th के जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के चैप्टर्स का निचोड़ है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है भौगोलिक खोजें, यानी जो भौगोलिक खोजें उससे संबंधित सबसे पहले हम महत्वपूर्ण कंसेप्ट और बिंदु को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को। भौगोलिक खोज के अंतर्गत अगर हम बात करें महत्वपूर्ण बिंदु का, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको पूरी की पूरी ये 8 दिया हुआ है। यही 8 हमें पढ़ना है आज और अभी इस वीडियो में। तो चलिए पहला शुरुआत कर लेते हैं। भौगोलिक खोज क्या कुछ कहता है, थोड़ी और जूम कर सकते हैं। हाँ, भौगोलिक खोजें देखिए, कहता है कि विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में से समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। देखिए, आप अच्छे से हेडफोन लगाइए, पेन पेपर लीजिए और अच्छे से बैठ के पढ़िए एकदम शांति से, ताकि आपको पूरी कंसेप्ट, और लास्ट में कंसेप्ट, पहला चैप्टर कंसेप्ट और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव हम करेंगे। पहला चैप्टर वाइज कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिव करते चलेंगे। तो विश्व इतिहास की युगांतकारी घटनाओं में से समुद्री यात्रा एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण इतिहास रहा है।
ठीक है। इटली के यात्री, देखिए ध्यान से रखिएगा याद, इटली के यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबैल खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो मार्को पोलो था वह कहाँ का था, तो इटली। ये थोड़ा साधारण सवाल हो जाएगा, लेकिन यही अगर पूछ दे कि मार्को पोलो भारत के किस साम्राज्य के शासक में आया था, तो विजयनगर साम्राज्य। देखिए ये सवाल थोड़ा टफ हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर से ये सवाल आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल है। इस काल में ना तो व्यापार समृद्ध था, ना ही धर्म का स्वरूप पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यंत अल्प एवं अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण व्यापार भी सीमित था। तो मध्यकाल में अगर यूरोप का इतिहास आप देखेंगे तो वहाँ पर चूंकि भौगोलिक खोजें थी नहीं और इन चीज़ों के बारे में लोगों को पता ही नहीं था, इस वजह से सारी चीज़ें बहुत स्लो चल रही थी। मध्यकालीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है और समुद्र में अधिकतम दूरी जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अंत में विलीन हो जाने का भय बना रहा है ना। तो लोगों को लगता था कि समुद्र में जाएंगे तो समुद्र में जाते जाते कहीं आगे जाके कहीं गिर के मर उड़ जाए, तो बड़ा डर सा लगा रहता था। क्या माहौल है होगा उस टाइम। तो दिशा सूचक यंत्र भी नहीं थे, समुद्र में भटक जाने का भय बना रहता था। तो इस चीज का दूर कर कब हुआ, तो दूर करने का काम हुआ। चलिए देखते हैं। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। अब देखिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि यूरोप और एशिया में भारत आता है, तो यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार जो है वो किस मार्ग से होता था, तो कस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। परंतु 1453 में कस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य से यूरोपियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना कठिन हो गया। ठीक है, तो 1453 में यह भी सवाल पूछा जा सकता है आपको। कस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया, तो यह भी पूछा जा सकता है आपको। इस मार्ग से व्यापार करना कठिन हो गया क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के लिए अधिक कर लेना शुरू कर दिया। क्या लेना शुरू किया? अधिक कर। कौन लिया? तुर्क लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकदम सब फैक्ट है जो सवाल बनेंगे। और इस हल यूरोपियों ने दंड शुरू कर दिया, और इसका हल यूरोपियों ने दंड शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि यूरोप और तुर्क के बीच काफी घमासान होने लगा। उसके बाद आगे क्या होती है, यूरोप वासियों ने कपास का ज्ञान अरबों से सीखा। कंपास का ज्ञान। कंपास मतलब वो सुई दिशा सूचक यंत्र। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिशा सूचक, और लास्ट में क्वेश्चन आएंगे तो आप ध्यान से टॉपिक पढ़िए, तो लास्ट का सवाल का जवाब आप खुद दे देंगे। यूरोप वासियों ने कपास का ज्ञान अरबों से सीखा, इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट्स में। ये रहा, उसके आगे मैंने पूरा चैप्टर का जो महत्वपूर्ण बिंदु है मैंने यहाँ पे लिया है आपके लिए। समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धतियों की जगह खांचा पद्धति विकसित की गई, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। एस्ट्रोलोबो, देखिए ये पूछा जाता है सवाल अक्सर, एस्ट्रोलोब क्या था? अक्षांश जानने का उपकरण। और एक बार ये बीपीएससी में पूछा गया था, तो लोग कहते थे कि सवाल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि ये क्लास 9th के चैप्टर 1 में है। एस्ट्रोलोब अक्षांश जानने का उपकरण तथा मानचित्र में भी सुधार हो चुका था। तो एस्ट्रोलोब क्या था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अक्षांश जानने का उपकरण। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल बनाए। तो कैरावल क्या था? तो एक जहाज था। किसने बनाए? पुर्तगालियों ने। आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट पर से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण बिंदु उत्तम आशा अंतरिप द केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। अब देखिए 1488 इंपोर्टेंट है। पुर्तगाली व्यापारी था, नाम क्या था? बार्थोलोमियो डियाज। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर से होते हुए, यानी कि पश्चिम से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, कितना पॉइंट्स बन रहा, और दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो केप ऑफ गुड होप, यानी कि उत्तम आशा अंतरिप पहुंच गया। क्लियर हो गया। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन द्वारा
कोलंबस कहाँ का यात्री था? स्पेन का। ये भी पूछा जा सकता है। अमेरिका की खोज हुई, तो अमेरिका की खोज कब हुई? 1492 में। किसके द्वारा हुई? कोलंबस द्वारा। कहाँ का था? स्पेन का। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक, कहाँ का? पुर्तगाल का, वास्को डिगामा उत्तम आशा अंतरित होते हुए भारत के मालाबार तट, केरल के कलिकट तक पहुंच गया, जहां स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा उसका स्वागत किया गया। अब देखिए, यह भी पूछा जा सकता है किसने स्वागत किया? जमोरिन। कहां पहुंचा? केरल के कलिकट बंदरगाह पर। कौन पहुंचा? तो पुर्तगाल का एक साहसी लड़का था, वास्को डेगामा, एक नाविक था, 1498 में पहुंचा। तो यही सब सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डिगामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी तथा इसी के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिला। तो यह भी पूछा जा सकता है कि वास्को डिगामा जब अफ्रीका के दक्षिणी बिंदु पर था, तो वहां पर कौन से भारतीय व्यापारी ने उसकी मदद की जिससे वो भारत पहुंच पाया? तो वो आदमी कौन था? अब्दुल मजीद। आगे बढ़ते हैं। 1492 में ही कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। तो 1492 में जो कोलंबस था वो कोलंबस ने अमेरिका को ही भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझ लिया और वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि रेड इंडियन कहाँ के निवासियों को कहा। ठीक है। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पूची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और उसे एक महाद्वीप बताया। इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पर। देखिए, आप क्लास 9th में तो ये सब पढ़े ही होंगे, अभी रिवीजन करिए। 1519 में मैगलेन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और धारणा की पुष्टि हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए। तो पूरी दुनिया का चक्कर कब लगाया? 1519। किसने लगाया? मैगलेन ने। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। तो ये भी पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? कैप्टन कुक ने। और साथ ही साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। तो न्यूजीलैंड की खोज किसने करी? तो कैप्टन कुक ने। आगे बढ़ते हैं। सर जॉन और सेबिस्टन केबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता लगाया। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक है इस तरह से चल रहा है। और यदि आपको समझने में दिक्कत हो तो आप आराम से हेडफोन लगा के शांति जगह में बैठिए, क्योंकि ये निचोड़ है चैप्टर्स का। तो यदि आपको चैप्टर पढ़ाई होगा 9th क्लास में तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा आपको। और अभी इतने कम समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट का कम से कम एक निचोड़ आप तक पहुंच जाए, ताकि एग्जाम आपका हो जाए, आपका रिजल्ट हो जाए। नई दुनिया, अमेरिका महाद्वीप यूरोपीय द्वारा नई दुनिया कहा गया, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। यानी कोलंबस साहब के यात्रा से पूर्व कोई जानकारी नहीं था कि अमेरिका भी है, इसलिए इसको नई दुनिया कहा गया। क्या कहा गया? नई दुनिया। भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, स्पेन की महारानी इसाबेला, इन दोनों शासकों ने भौगोलिक खोज में अहम भूमिका निभाई। तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि पुर्तगाल का राजकुमार कौन था? हेनरी द नेविगेटर। और स्पेन का कौन था? इसाबेला। देखिए, हुआ यह था कि तुर्कों का जो कस्तुनतुनिया का जो मार्ग था उस पर आधिपत्य हो गया, तुर्कों का कस्तुनतुनिया पे कंट्रोल हो गया। और भारत से व्यापार जो होता था वो अरब के रास्ते, कस्तुनतुनिया तुर्क के रास्ते होते हुए यूरोप पहुंचता था। भारत में कपास और मसाले की खेती काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करती थी, तो इसकी ज़रूरत यूरोप वाले को बहुत ज़्यादा होती थी। तो आराम से स्थलीय मार्ग द्वारा व्यापार तो हो ही रहा था, लेकिन जब तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर कंट्रोल कर लिया तो वहाँ जो भारत से आने जाने का जो मार्ग था उस पर भी उनका अधिकार हो गया। और फिर जब वो अधिकार हो गया तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दी। साथ ही साथ धर्म युद्ध हुआ, जिस वजह से तुर्क के इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग यूरोप के ईसाई धर्म वाले लोगों को फोर्स करने लगे कि आप भी इस्लाम कबूल कर लो, इस्लामिक हो जाओ। नहीं होने पर उन्होंने उस मार्ग को रोक दिया, उस पर टैक्स लगा दिया।
जिस वजह से मजबूरी हो गई यूरोप वासियों की कि अब उन्हें एक नए रास्ते की तलाश थी जिससे भारत आया जाए और वहां से मसाले की खोज मसाले को खरीद कर ले जाए। इसी वजह से जो स्पेन और पुर्तगाल के जो आप राजकुमार और महारानी देख रहे हैं, इन्होंने खुला चैलेंज दिया था कि जो भी भारत पहुंचने के रास्ते की खोज कर लेगा उसकी पूरी खर्च, विधि व्यवस्था और यदि उसकी देहांत हो जाती है तो उसके परिवार की पूरी कंट्रोल और जिम्मेदारी मेरे पास हो। इसलिए कई लोग इस प्रयास को किए और लास्ट में कोलंबस है ना, जो कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर लिया और वास्को डी गामा ने भारत पहुंचने के समुद्री रास्ते की खोज कर लिया। उम्मीद करते हैं आप छोटी सी स्टोरी समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़। नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार प्रमुख रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक सीमित। नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार क्या था? भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर, यह भी पूछा जा सकता, परंतु अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद एवं प्रशांत महासागरों ने ले लिया। आगे बढ़ते। भारत में यूरोपीय कंपनी की स्थापना का क्रम क्या था? तो भारत में जो अब क्या हुआ, भारत में सारे यूरोपीय कंपनी आने लगे और अपना अपना स्थिति बना करके व्यापार शुरू कर दिए। तो पुर्तगाली का आगमन सबसे पहले हुआ 1498, ईस्ट इंडिया 1600, डच 1602, डेनिश कंपनी यानी डेनमार्क 1616 और फ्रांसिस 1664 और स्वीडन के 1731। तो ये थे निचोर्स ऑफ टॉपिक्स फॉर पहला चैप्टर। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न से बनने वाले टॉपिक, जैसे वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था, तो क्वेश्चन पूछेगा वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा? तो अरबों से सीखा, ये पूछेगा आपसे। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया? बार्थोलोमियो डियाज ने किया। अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने। कस्तुनतुनिया का पतन हुआ 1453 में और विश्व का चक्कर लगाया किसने? मैगलेन। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं प्रश्न, क्या प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से, इस चैप्टर से। तो पहला प्रश्न है, देखिए, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? आपको पता ही वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का यात्री था। ओके, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे किया? तो अरबों से किया, आपने अभी अभी पढ़ा। तो आपने टॉपिक्स पढ़े और क्वेश्चंस किए, ये बेहतरीन तैयारी है कि आपने कंसेप्ट पढ़ा और उससे सवाल आ रहा। इन सभी सवालों का जवाब आपको देना चाहिए यदि आपने ध्यान से सुना होगा हमारे लेक्चर्स पे। उत्तम आशा अंतरिक्ष द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? आपको पता ही है, साउथ अफ्रीका में बार्थोलोमियो डियाज, ये भाई साहब ने घाव। अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई? तो आपने अभी भी पढ़ा 1492। कस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुई? आपने अभी पढ़ा 1453। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो आपने पढ़ा मैगलेन। ओके, तो ये थे कुछ सवाल, और भी सवाल हैं, चलिए उसे भी लगाते हैं। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो भैया मार्को पोलो जो थे वो कहाँ के थे? तो इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के। कहाँ के थे? इटली के। आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक खोज किस प्रकार की घटना थी? युगांतकारी घटना थी। स्टार्टिंग में ही कंसेप्ट था। विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि का वर्णन किसने किया था? तो पहले ही पढ़ा था आपने, मार्को पोलो, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं और भी सवाल लेते हैं। यही सब सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मध्यकालीन यूरोप एक काल था, सामंत प्रवृत्तियों का काल था। धर्म युद्ध निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ? तो 11वीं 12वीं शताब्दी में धर्म युद्ध हुआ। कैरावल क्या था? तो अभी पीछे पढ़ा आपने, वो एक जहाज था। ठीक है। नई दुनिया किसे कहा गया? तो अमेरिका को कहा गया, ये आपने पढ़ा अभी। भौगोलिक खोज ने विश्व का क्या स्वरूप सामने लाया? तो भौगोलिक खोज ने विश्व की एक नई रूपरेखा लाया। अमेरिका एक नई दुनिया आई, भारत पहुंचने के रास्ते की खोज हुई, व्यापार बढ़ा, तो एक नई रूपरेखा लेकर के आया। भौगोलिक खोज से धार्मिक अंधविश्वास, भौगोलिक खोज से धार्मिक अंधविश्वास, और उसके बाद हुआ साम्राज्यवाद। इसका हुआ साम्राज्यवाद। तो ये था पहला चैप्टर का पहला टॉपिक, भौगोलिक खोज। अब हम देखते हैं दूसरा चैप्टर, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ओके, तो तैयार हैं आप? तैयार हैं? पानी उनी पी लीजिए, पहला चैप्टर खत्म हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम इकाई 2 यानी चैप्टर 2। आगे बढ़ते हैं। विश्व इतिहास
में आधुनिक काल का प्रारंभ जिन घटनाओं के साथ जोड़ा जाता है उनमें यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं शताब्दी में नए समुद्री मार्ग की खोज भी शामिल है। ठीक है, इसका उद्देश्य नए व्यापारिक मार्गों को विकसित करना था ताकि यूरोपीय अर्थव्यवस्था को वाणिज्य और व्यापार के माध्यम से समृद्ध बनाया जा सके। तो जो यूरोप के पावरफुल देश हुआ करते थे उसमें ब्रिटेन, इंग्लैंड, जो भी आप जानते हैं जिसका नाम, वो चाहता था कि उनसे व्यापार बढ़ा करके अधिक से अधिक वाणिज्य व्यापार के माध्यम से समृद्ध बनाया जा सके, अर्थव्यवस्था ज्यादा से ज्यादा व्यापार। इसी चक्कर में कई देशों को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया, यानी कि गुलाम बना लिया। तो इसी क्रम में 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। पुनः अमेरिको वेस्पी ने इसे बृहत भूखंड के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेश था। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश का मतलब सीधा सीधा समझिए, ज्यादा मत समझिए। उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम बना देना, है ना। उस देश के संसाधन, उस देश का आर्थिक दोहन करना। किसी देश का जब कोई देश कंट्रोल ले लेता है और उसके जो संसाधन है उसका दोहन अपने हित में करने लगता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। और अमेरिका जो है उपनिवेश है और उसके शक्तियों की स्थापना हुई, यानी उपनिवेशवाद की स्थापना हुई। तो किसका गुलाम था वो? इंग्लैंड का। जैसे भारत भी इंग्लैंड का उपनिवेश बन गया, तो पहले क्या बना? अमेरिका। उसके बाद इसलिए पहले स्वतंत्र भी कौन हुआ? अमेरिका। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे? तो उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव हो गया, यानी कि अमेरिका जो इंग्लैंड का उपनिवेश था तो वो स्वतंत्रता संग्राम वहां होना शुरू हो गया। उसके कारण पूछे जा रहे हैं, क्या क्या कारण है? तो उपनिवेश में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव, मध्यम वर्ग का उदय। तो मध्यम वर्ग काफी ऊपर से निकल करके आया। कोई भी चीजें होती है तो उसके कुछ कारण होते हैं, वही कारण यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। भौगोलिक दूरी, इंग्लैंड बहुत ज्यादा और इंग्लैंड और अमेरिका के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा दूर होने पर वो कंट्रोल ठीक से नहीं कर पाता था। धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में मतभेद था। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव हुआ। जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति वहां पे सामने आई। तत्कालिक कारण हुआ बोस्टन टी चाय पार्टी। उसके बाद यह भी सवाल पूछ सकता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की तत्कालीन कारण क्या थे, तो आप लगाएंगे वहां बोस्टन टी पार्टी। सप्तवर्षीय युद्ध 56 से 63 तक इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ है। तो इंग्लैंड फ्रांस के साथ युद्ध लड़ रहा था तो अमेरिका पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। युद्ध की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रेनविल ने 1765 में स्टैंप एक्ट पारित किया। अब यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैंप एक्ट कब पारित हुआ? 1765 में। इसके अनुसार सभी अदालती कागजों, स्टैंप एक्ट क्या था? तो जितने भी अदालती कागज थे उन सभी अखबारों आदि पर 20 सीलिंग का स्टंप लगना यानी अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि एक तरह से टैक्स बढ़ा दिया गया ताकि फ्रांस को जो मुआवजा इंग्लैंड देगी उसकी भरपाई हो पाए। ठीक वैसे ही जैसे जियो में रिचार्ज बढ़ गया, लोग कह रहे हैं कि वो अनंत अंबानी जो रिलायंस जो जियो के संस्थापक हैं मुकेश अंबानी, उनका पुत्र हैं, उनकी शादी में जो खर्च है वो उसी से हो रहा है। पता नहीं कितनी सच्चाई है। खैर हम अपने टॉपिक्स पे वापस चलते हैं, ये सब बात विवाद होते रहता है। आगे बढ़ते हैं। तो 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तु पर कर लगाया। देखिए मैं चाहता तो ऑब्जेक्टिव बना के भी दे सकता था, लेकिन कंसेप्ट उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ये ज़्यादा कारगर मेथड मुझे लगता है। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, मुझे लगेगा कि आपको अच्छा लग रहा है। स्वतंत्रता की भावना जगाने में लेखकों एवं प्रचारकों की अहम भूमिका रही। 1776 में टॉमस पेन, ये देखिए ये सवाल पूछा जा सकता है, लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। तो ये भी पूछा सकता है कि कॉमन सेंस जो है वो किसने लिखा? तो टॉमस पेन ने लिखा। कब लिखा? 1776 में लिखा। ये भी सवाल दमदार सवाल है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी। 1773 ईस्वी में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया, जिसका उपनिवेशों ने जबरदस्त विरोध कर दिया। यानी कि ये हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी
वो भारत से चाय खरीद करके सीधे अमेरिका भेजने का एकाधिकार प्रदान कर दिया। यानी कि अमेरिका और भारत के बीच जो चाय का बिजनेस है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई नहीं करेगी। इस वजह से वहाँ घुसा गई अमेरिकन लोग और वहाँ पर ज़बरदस्त विरोध हुआ और जो चाय से भरा हुआ जहाज था वो सारे जहाज को लूट लिया गया। उस चाय को उठा उठा के समंदर में फेंक दिया गया। चाय पत्ती का बोरा, नहीं बुझे? हाँ, उसी को कहते हैं चाय बोस्टन टी पार्टी की घटना। देखिए यहाँ लिखा है घटना। इसमें कुछ लोगों ने चाय से लदे गाड़ियों को लूट लिया और यही लोग आगे चल के बोस्टन चाय पार्टी का निर्माण किया। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। अब ये सवाल पूछाएगा आपसे कि जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश की सेनापति किसे नियुक्त किया गया। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पूरी तरह से आरंभ हो गया 3 फरवरी 1783 को। कब आरंभ हुआ? 3 फरवरी 1783 को पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ तथा 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1787 में। और 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। दोस्तों याद रखने वाली बात है कि अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ 1949 में। कितना फर्क है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका वो पहला देश बना जहां पहली लिखित संविधान लागू हुई। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। परिणाम क्या हुआ? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को विश्व इतिहास में एक विभाजक रेखा के रूप में देखा जाता है। ब्रिटेन की कीमती उपनिवेश अमेरिका हाथ से निकल गया। अब अमेरिका जब हाथ से निकल गया तो ब्रिटेन पूरी तरह चढ़ गया, फोकस कर दिया किस पर? भारत पे। तो भारत को ये बहुत ज्यादा लूटना शुरू कर दिया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को मताधिकार मिला और उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। पहला लिखित संविधान अमेरिका ने दिया। ये सबसे बड़ी घटना थी, पूरी विश्व हिल गई जब पहला लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पे और अभ्यास प्रश्न जिससे बन सकते हैं वो देख लेते हैं। वो सारे कंसेप्ट थे, कंसेप्ट खत्म हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे ही हैं, आपको मैं बोर नहीं करूँगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। कॉमन सेंस किसकी रचना थी? टॉमस पेन की। एक कब शेर की? ये सारे सवाल बनेंगे आपके एग्जाम में। स्टाम्प एक्ट कब पारित हुआ? 1765। ये सवाल बहुत भी आए हैं, कई बार, एक बार तो बीपीएससी में पूछा भी गया ये स्टैम्प एक्ट के बारे में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी सेनापति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिका का संविधान 1789 में लागू हुआ। विश्व की प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ। अमेरिका को स्वतंत्रता पेरिस संधि के द्वारा मिली। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन हुए। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ। लेसेज फेयर मुक्त व्यापार का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। अमेरिका गणतंत्र हुआ तथा वहां मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। राइट्स ऑफ मैन की रचना थॉमस पेन ने किया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी। क्लियर? ये थे अभ्यासार्थ प्रश्न, वे प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ऐसे प्रश्न लेते हैं जो प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, उससे प्रश्न बनाए जाएंगे। ये बना हुआ प्रश्न है आपका। देखिए, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। कॉमन सेंस की रचना क्या है? टॉमस पेन ने किया। स्टम्प एक्ट कब पारित हुआ? तो इस तरह के सवाल आपको आने वाले हैं परीक्षा में। 1765 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेनापति कौन थे? वेलेजली थे। सॉरी, अमेरिकी स्वतंत्रता, हाँ, अंग्रेजी सेनापति पूछ रहा है। क्या देखिए, ध्यान दीजिए, अमेरिकी सेनापति कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, वेलेजली को लतिया दिया अमेरिका में, तब भारत आया था। लेकिन अगर आपको पूछे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका के सेनापति, तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो आपने पढ़ा 1789 में लागू हुआ अमेरिका का संविधान। विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका, आपने अभी अभी पढ़ा। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो वो थी पेरिस की संधि। कौन सी संधि? पेरिस की संधि। आगे बढ़ते, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? वाशिंगटन था। कौन था? वाशिंगटन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो सवाल आ ही गया। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन।
सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ, आप बताइए आप, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। तो ये 10 सवाल थे सिर्फ इस चैप्टर के। उसके बाद आगे भी है इसी चैप्टर के सवाल, चलिए वो भी देख लीजिए हैं। चलिए क्वेश्चन है, ओ माय गॉड, चलिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से किस देश का वर्चस्व स्थापित हुआ। तो उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड का वर्चस्व हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध का काल क्या था, तो 1756 से 63 तक, आपने अभी पढ़ा। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी थी, ये पूछ रहा है, 1773 में घटी थी। आगे बढ़िए। ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर कर कब लगाया, तो ब्रिटिश संसद ने जो कर लगाया था वो था 1767 में। चाय कानून कब बना, तो 1773 में बना। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, तो फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन हुआ 5 सितंबर 1774 को। ओके, अब तीसरा चैप्टर पर हम लोग चलेंगे, इकाई नंबर 3। 2 कंप्लीट हो गया है। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कंटेंट समझ आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए कि आपको कैसा लगा, और क्या आप इसी तरह सारे विषयों का चाहते हैं तो कमेंट करिए। नहीं तो मुझे लगेगा कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे बनाना, तो फिर दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। क्योंकि बिना स्टूडेंट के फीडबैक से कैसे पता चले कि स्टूडेंट को कितनी समझ आती है। तो इकाई 3 क्या है, फ्रांस की क्रांति, है ना। किसकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति। सिलेबस आपने को मैंने पहले ही दिखा दिया है, तो चलिए देखते हैं फ्रांस की क्रांति। सन 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास के एक युगांतकारी घटना थी। ये भी पूछा जा सकता है, युगांतकारी घटना, जिसने एक युग का अंत तथा दूसरे युग का आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। अब ये सवाल बहुत तगड़ा सवाल बन सकता है कि किस देश की क्रांति ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया, यानी राजा का जो शासन था उसको खत्म कर दिया। सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर बल दिया। अब देखिए ये सवाल बीपीएससी में आया हुआ है, बीपीएससी सिविल सर्विस में आया है दोस्त। क्या सवाल आया है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता किस देश की क्रांति से भारत के संविधान में लिया गया है, तो फ्रांस की क्रांति से। आप समझ आ रही है बातें, कैसे सवाल बनते हैं। तो फ्रांस की क्रांति जो है वो कब हुई, 1789 में। कब हुई, 1789। इसका नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। सन 1776 में शुरू हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और 1783 में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्रता वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि फ्रांस ने इस युद्ध में, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 7 वर्षों तक युद्ध चला, क्योंकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी, अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई। समझ रहे हैं बात को। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण आर्थिक संसाधनों की कमी तथा शासकों की फिजूल खर्ची ने फ्रांस की जनता पर अत्यधिक कर का बोझ डाल दिया और क्रांति के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आगे बढ़ते, समझ आ रही फ्रांस की क्रांति कैसे हो रही है। फ्रांस की क्रांति का कारण अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे, फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था, निरंकुश एवं अयोग्य शासक, ये पहला कारण। बुर्बो राजवंश की लुई 14वें के शासनकाल, लुई 14वां याद रखिएगा, के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद के शासक अयोग्य सिद्ध हो गए। यानी लुई 14वां के बाद जो भी शासक आया, लुई 15वां, लुई 16वां, उस सब बर्बाद का शासक था। 1774 में लुई 16वां, ये नाम याद रखिएगा, ये बड़ा सवाल पूछेगा इस पर। 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठा। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोइनेट के साथ हुई। अब ये लड़की का नाम देख रहे हैं कितना उटपटांग है, ये कैसी लड़की सब है नाम जो रखती है। मेरी अंतोइनेट के साथ हुआ, जो फिजुल, मेरी याद रखिए समझ आ जाएगा, जो फिजुल खर्ची, उत्सव पर रुपया लुटाना, अपने सगे संबंधियों को ऊंचा पद देने की धारणा वाली महिला थी। सब महिला इसने होती है भाई, खूब खर्चा करना फालतू में, उत्सव पर खूब रुपया लुटाना, अपने सगे संबंधियों को अच्छे जगह पहुंचाना, खूब दिखावे की दुनिया।
तो ये खर्चा चलाने के लिए जनता पर करों का बोझ बढ़ गया। अब टैक्स बढ़ा दिया गया जनता पर, जनता टैक्स दे रही है और ठीक वैसे ही जैसे देश में आजकल हो रहा है कि जनता से टैक्स लो और खूब उड़ाओ। लुई 14वें की निरंकुशता का पता इस बात से चलता है कि वह कहा करता था, मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट। क्या गजब का बात इस बंदे के मुंह से निकल रहा, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। किसने कहा? लुई, देखिए यहां पर, यहां तो टाइपिंग मिस्टेक है, लुई सोलामा होगा ये लुई सोलामा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, लुई सोलामा 16 नंबर लुई, ये शासकों का क्रम है। मैं ही राजू किसने कहा? लुई सोलामा। सन 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक कोई संसद की बैठक नहीं बुलाएगी। कितना? 175, यानी 1614 से लेकर 175 तक कोई बैठक ही नहीं हुआ संसद की, सब राजे काम कर रहा था वहां। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और भी क्या क्या कारण थे? तो फ्रांस में राजतंत्र शासन व्यवस्था थी और उसका कारण क्या था? फ्रांस में राजतंत्रात्मक, यानी राजा जो कहता है वही तंत्र करता है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज स्टेट्स अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। अब फ्रांसीसी समाज भी बटा हुआ था, पादरी सबसे अच्छे कुलीन एकदम अपर क्लास, उसके बाद अभिजात वर्ग और उसके बाद जनता। जनता सबसे नीचे थी बेचारी, सब जगह जनते मार खाती है भाई। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति दयनीय हो गई थी। फ्रांसीसी क्रांति के विषय में यह कहा जाता है कि यह एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी। देखिए ये भी सवाल पूछा जा सकता है, मध्यम वर्गीय। फ्रांस का राजधर्म कैथोलिक था और प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी। बोलिए, फ्रांस के राजधर्म क्या था? कैथोलिक, और जो प्रोटेस्टेंट धर्म मानते थे उसको कठोर सजा दिया जाता था। यह भी एक कारण बन गया भाई, ये गलत बात है। मॉन्टेस्क्यू ने, यानी मॉन्टेस्क्यू होना चाहिए, अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, विधि की आत्मा के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू, में सरकार के 3 अंग कार्यपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत दिया। तो यह भी पूछा जा सकता है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मॉन्टेस्क्यू ने। विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखा? मॉन्टेस्क्यू ने। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर सुधार चाहते थे, परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। रूसो क्या चाहता था? परिवर्तन। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा, अब सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा? रूसो ने। राज्य को व्यक्तियों द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना, अतः वो जनतंत्र का समर्थक था। अब ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि रूसो किसका समर्थक था? जनतंत्र का। तो सवाल तो यहीं से बनेंगे दोस्त, जब इतना क्लियर, जो आज के समय में इतना क्लियर सिलेबस किसी भी एग्जाम का नहीं है। सीधे लिख लेता है भारत का इतिहास, लेकिन उसमें इतिहास में भी पॉइंट दिया है कि ये सब पढ़ना है बाबू। डिदरो के वृत्त ज्ञान के कोष में इंसाइक्लोपीडिया के लेखों ने फ्रांस के क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया, यानी इंसाइक्लोपीडिया, बृहत ज्ञान का कोष, इसने फ्रांस की क्रांति के विचारों का प्रचार किया। फ्रांस 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। फ्रांस 14 जुलाई 1789 को लुई 16 नाम के राजा के शासनकाल में फ्रांस आजाद हुई, लुई 16 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूसो का सिद्धांत, जनता की इच्छा। रूसो क्या कहते हैं? जनता की इच्छा। मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा पुस्तक लिखी। फ्रांस की क्रांति के समय राजा लुई 16वां था। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाते हैं। फ्रांस की संसद की व्यवस्था को स्टेट्स जनरल कहते हैं। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्समिलियन रॉबespierre था। जैकोबिन क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार थे, कारीगर, छड़ीसाज, नौकर, दिहाड़ी, मजदूर और आदि, ये सभी थे। ओके, तो अब बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या है? तो पहला सवाल, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई? 1789 में हुई, आपने देखा। वेस्टिल का पतन कब हुआ? तो वेस्टिल का पतन हुआ 14 जुलाई 1789। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो आते थे पादरी लोग, काफी महंगे लोग हुआ करते थे। प्रथम स्टेट में कौन लोग आते थे? पादरी लोग। उसके बाद द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं? कुलीन लोग। द्वितीय स्टेट में कुलीन और तृतीय स्टेट में दार्शनिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। यही सब सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। वोल्टेयर क्या था? तो बताइए वोल्टेयर क्या था?
बता सकते हैं तो बताइए। लेखक था, गणितज्ञ था, वैज्ञानिक था, शिल्पकार था? तो वोल्टेयर एक लेखक था। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? आपने पढ़ा ही है, जनता की इच्छा, ऑप्शन नंबर बी। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? आपने देखा होगा, विधि की आत्मा किसने लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने। और सामाजिक संवेदा? रूसो ने। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? लुई सोलामा। ये जरूर याद रखिएगा, लुई सोलामा। ओके। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, अभी अपने पढ़ा। किसने कहा था मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट? लुई सोलामा। ओके। लड़की का बात मानेगा, खूब खर्चा करेगा तो ऐसे ही होगा, राज डुबा दिया ससुरा। चलिए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया भैया? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था मॉन्टेस्क्यू ने। सामाजिक संविदा के लेखक कौन थे? रूसो साहब थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति ने दिया? तो फ्रांस की क्रांति ने दिया। स्टेट्स जनरल संसदीय संस्था की बैठक कितने वर्षों तक नहीं हुई? तो 175 वर्षों तक। देखिए, उधर कंसेप्ट था, इधर क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा, जबरदस्त तैयारी आपकी चल रही है। वॉल्टेयर किस संस्था का विरोधी था? चर्च, अधिपत्य, ये सब का विरोधी था वो भाई साहब। अब आगे बढ़ते हैं। लुई सोलामा कब गद्दी पर बैठा था? तो 1774 में बैठा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में पादरियों की संख्या कितनी थी? 18वीं शताब्दी में पादरियों की संख्या थी लगभग 1,20,000। सॉरी, गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1,20,000। 18वीं शताब्दी में अभिजात वर्ग के लोगों की संख्या कितनी थी? तो अभिजात वर्ग के जो भी लोग थे उसकी संख्या थी 80,000 के आसपास। ये आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो भैया फ्रांस की जनसंख्या जो थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 50 लाख, ऐसे गिन के बता दिए ताकि आप समझ पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला जो चैप्टर है हमारा, चौथा है विश्व युद्धों का इतिहास। तो अब देखेंगे हम लोग विश्व युद्धों का इतिहास। चलिए, मजा आ रहा है? 3 चैप्टर हमने खत्म कर दिया, एक ही वीडियो में पूरा इतिहास कवर करना। 8 चैप्टर है दोस्त, चौथा पे आ ही गए हैं। विश्व युद्ध का इतिहास। विश्व इतिहास में 1914 वर्ष एक ऐसा युद्ध के लिए उल्लेखनीय है जिसने संपूर्ण विश्व को अपनी आगोश में ले लिया। विश्व के लगभग तमाम देश इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा होने लगी। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही बाजारों के विस्तार के लिए उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में पूर्व के साम्राज्यवादी आधिपत्य को चुनौती दिए बिना नए औपनिवेशिक क्षेत्र का निर्माण संभव नहीं था। इस दौर में इटली, जर्मनी का प्रवेश बाद में हुआ, इसलिए इन्हें कम उपनिवेश हाथ लगे, लेकिन उनकी साम्राज्यवादी लिप्स रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अभी क्या हुआ? ये क्या समझे आप? देखिए, कह रहा है कि जो औद्योगिक क्रांति हुई 1600 ईस्वी में, तो हुआ ये कि कई सारे, आपने देखा कि बहुत सारे जगह की खोज हो गई, भौगोलिक खोज हुई। तो भौगोलिक खोज हुई तो बहुत सारे देश ने उसे उपनिवेश बनाना शुरू किया, यानी अपना कंट्रोल लेने लगा। तो बाद में आया इटली और जर्मनी, तो इसको बहुत कम देश मिला, लेकिन इसको और इच्छा थी कमाने की, व्यापार बढ़ाने की। तो इस चक्कर में टकराव होना तो तय है दोस्त। जहां 2-2, 3-3 शेर आके लड़ने लगेगा तो दिक्कत तो होगा। 1914 तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका था। वह ब्रिटेन, फ्रांस को भी पीछे छोड़ चुका था। ओह माय गॉड! जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी। देखिए, कच्चा माल भी चाहिए, और जब कच्चा माल आप बना लेंगे फैक्ट्री में, उसको तैयार कर देंगे, तो फिर उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए। तो आप कच्चे माल वाले देश पर भी कंट्रोल कर लीजिए, और उस देश पे कंट्रोल करिएगा तो कच्चा माल आपका, और फिर तैयार माल भी उसी देश में जाके बेच दीजिएगा, तो वो बाजार भी हो गया, कच्चा माल भी हो गया। यही हो रहा था, यही इंग्लैंड ने भारत के साथ किया। यहाँ के सारे कच्चा माल लेके इंग्लैंड गया, वहां से चीजें बनाई और फिर भारत में आके बेच दिया। तो अब आगे देखिए कहानी। 1905 के रूस जापान युद्ध में जापान के विजय से जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और परवान चढ़ने लगी। अब 1905 में क्या हुआ, जो रूस जो है वो जापान से हार गया, इस वजह से जापान अलग 30 मार खान बनने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे 30 मार खान को आज देखते हैं।
1905 के रूस जापान युद्ध 1905 के रूस जापान युद्ध में जापान के विजय से जापान की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा परवान चढ़ने लगी। 1912 में जर्मनी ने इंपरेटर नामक जहाज बनाया जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था। किसने बनाया था? जर्मनी ने। इसके बाद जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। यानी सोचिए, जर्मनी जो है इंग्लैंड के बाद दूसरा सबसे पावरफुल स्टेट हुआ। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। जर्मनी का चांसलर कौन था? बिस्मार्क। ये सवाल पूछ देगा आपसे। 1882 में एक त्रिगुट ट्रिपल अलायंस बना जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी हो, और इटली बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी, है ना। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 1882 में एक त्रिगुट बना ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ये थे। बिस्मार्क ने फ्रांस के विरुद्ध बनाई थी। किसके विरुद्ध लड़ना था? फ्रांस के विरुद्ध। ओके, किसको? जर्मनी को। इस त्रिगुट के विरोध में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन 1907 में एक त्रिदेशीय संधि ट्रिपल अलायंस बनाया। तो उसने भी ट्रिपल अलायंस बनाया, इसने भी ट्रिपल अलायंस बनाया। तो जर्मनी, हंगरी, इटली, ऑस्ट्रिया और इधर थे फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। तो ट्रिपल गुट रेडी है। अब तो मार होना तय है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहां जाके मार हो रहा है। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। युद्ध की शुरुआत मामूली घटना से हुई। अगर संपूर्ण यूरोप गुटों में ना बटा होता और कूटता एवं विद्वेष का माहौल, अच्छा कूटनीति था, कूटनीति एवं विद्वेष का माहौल पहले से व्याप्त ना होता तो शायद यह घटना नहीं हो पाता। घटना क्या हुई? तो 28 जून को 1914 को आर्कड्यूक फर्डिनेंड, नाम याद रखिएगा दोस्त, सवाल बनेगा। आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बेसोनिया की राजधानी सारजोवा में हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और सर्बिया के समक्ष मांगे रखी। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फलतः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रिया वही जर्मनी का क्षेत्र था। रूस ने सर्बिया को सहायता का वचन दिया। अब रूस सर्बिया को सहायता दिया। इसी तरह से एक दूसरे के साथ सारे देश एकजुट करके प्रथम विश्व युद्ध में सहभागी बन गए। अब जैसे ही रूस सर्बिया को हेल्प करेगा तो हो गई ये ट्रिपल अलायंस जो था रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का। तो ये तीनों एक साथ हो गए और उधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली ये सब एक साथ हो गया। मार शुरू हो गया जिसे आप प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ क्योंकि उस समय गृह युद्ध छिड़ गया था और नया सरकार बन गया। बोल्शेविक सरकार, नेता लेनिन बन गया। तो रूस में एक नेता बना, बोल्शेविक क्रांति हुई जिसमें नेता बन गया लेनिन, जिस वजह से रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। चलिए, रूस अलग हो गए भाई साहब। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना, तो अमेरिका का इससे कोई मतलब था नहीं, लेकिन फिर भी अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना जर्मनी के न्यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबोना शुरू कर दिया, जिससे लुस्तानिया नामक जहाज को डूबने से अमेरिका की प्रतिक्रिया हुई क्योंकि उसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे। अमेरिका के मना करने पर भी जर्मनी ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी। तब अमेरिका 6 अप्रैल 1917, यह डेट याद रखिएगा, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं। देखिए क्या हुआ। अमेरिका बेचारा अलग था। दिक्कत क्या हुआ? तो जो जहाज ब्रिटेन जा रही थी तो वो अमेरिका होते हुए जाती थी। तो अमेरिका के बहुत सारे नागरिक ब्रिटेन जाने वाले जहाज में बैठे थे। अब जर्मनी उस सारे जहाज को पकड़ के डुबाने लगा तो अमेरिका के नागरिक डूबने लगे। तो अमेरिका इस पर आपत्ति जताई कि भाई आप ऐसा नहीं करिए, लेकिन जर्मनी नहीं सुना और अमेरिका का अब तो मारना पड़ेगा भाई। वर्साई की संधि, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साई की संधि के साथ हुई जिसमें जर्मनी की प्रतिष्ठा का हनन किया गया। क्या किया? जर्मनी को सब मिलकर धो दिया। अमेरिका मिल गया, फ्रांस मिल गया, रूस था ही, ब्रिटेन था, सब मिलकर तोड़ दिया। तो ये थे मित्र राष्ट्र, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस, ये तीनों मिल गए। ब्रिटेन ये दोस्त, ये धुरी राष्ट्र बना था। जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों को बड कुट के मारा। ये तीनों कुटा गया बेचारा, ये जीत गया, इसको लतिया दिया। जनवरी और जून 1919 के बीच विजयी राष्ट्र यानी मित्र राष्ट्र का एक सम्मेलन पेरिस उपनगर वर्साई में हुआ और फिर पेरिस में भी हुआ। अभी लोग क्या किया, ये तीनों मिल करके
इसके ऊपर काफी कंट्रोल ले लिया, काफी जुर्माना ठोक दिया। पेरिस की संधि हुई, वर्साई की संधि हुई, पूरा ठोक दिया। हालांकि इस सम्मेलन में 27 देश ने भाग लिया, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका निर्णायक भूमिका में शामिल थे। वर्साई की संधि में पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि से हो गया। अब ये जो वर्साई की संधि हो रही थी, इसमें मजबूरी से जर्मनी को कंट्रोल कर लिया गया। जबरन नहीं कहते हैं सिनेमा में, जैसे हीरो को माइक पकड़ ले छे डाकू, अकल साइन करो, वही वाला हाल हो गया। तो फिर हीरो जब आएगा तो तोड़वे करेगा। तो ये इसीलिए कहा गया, ये क्वेश्चन आ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण किस कारण से हुआ, तो वर्साई की संधि से हुआ। और वर्साई की संधि में हुआ क्या, तो जर्मनी को जबरदस्ती क्या किया गया, उस संधि पर हस्ताक्षर करवाया गया। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई, 1929 में। आर्थिक संकट कब आया, 1929 में। चलिए, तो ये जो थे, ओह माय गॉड, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध, इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 में। वर्साई की संधि में इसका बीजारोपण हुआ, बाद में जर्मनी बदला ले लिया, तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना, और धुरी राष्ट्र में से सब पहले समर्पण इटली ने किया, और फिर इटली ने समर्पण कर दिया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध में भी लात खा गया ये लोग। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो 1914 में, आप जानते ही है। उसके बाद फटाफट बताइए, एकदम क्लियर। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई, जर्मनी की हार हुई। 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ, तो रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। कौन अलग हुआ था भैया, रूस अलग हुआ था, याद नहीं है क्या, वहां लेनिन की सरकार आ गई थी। आगे बढ़िए। वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया, तो भैया यूरोप का बदल गया, सब बागड़ बिल्ला सब खा गया। आगे बढ़ते हैं। त्रिकूट समझौते में शामिल थे, कौन कौन शामिल थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये थे धुरी राष्ट्र। उधर मित्र था ना, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ। ठीक है। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किसी देश को जाता है, इंग्लैंड को जाता है। इंग्लैंड ने जर्मनी को तोड़ दिया पकड़। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ भैया, जर्मनी पराजित हुआ। द्वितीय में भी पराजित हुआ, प्रथम में भी हुआ। जर्मनी का जो चांसलर था हिटलर मारा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया, तो हिरोशिमा पर, और दूसरा कहाँ गिराया, नागासाकी पर। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, 1945 में हो गया। ओके, यही सब सवाल बनेंगे। 1912 में जर्मनी ने एक जहाज बनाया, उसका नाम क्या था, तो इंपरेटर था, आपको पढ़ाया था पीछे। आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। फ्रांस के धनी प्रदेश अल्लास और लॉरेन पर किसने अधिकार कर लिया, तो जर्मनी किया था। किस जहाज को डुबोने से अमेरिका की प्रतिक्रिया हुई, तो लुसितानिया। ये लुसितानिया जहाज डुबा रहा था, इसमें अमेरिका का नागरिक बैठा था, तो दिक्कत होने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे भाई साहब, प्रथम युद्ध के समय राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। जनवरी 1918 में शांति का एक कार्यक्रम किसने प्रस्तावित किया था, तो वुडरो विल्सन साहब ने किया। भाई शांत रहो, काहे लड़ाई झगड़ा करते। सन 1918 में शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। इसमें किस सूत्री की बात करी गई थी, 14 सूत्री की बात करी गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अच्छा खासा सवाल है, जो कि दो विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, लॉयड जॉर्ज। सर्व स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया, जर्मनी ने। किस वर्ष आपसी समझौते के फलस्वरूप ब्रिटेन को मिस्र स्थापित करने की छूट दी गई, तो 1904 में। 1917 में कौन सा देश विश्व युद्ध से हट गया था, तो रूस हट गया था। ये तो अभी पहले भी कर रहे थे हम लोग। तो ये थे चैप्टर नंबर 4। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5। बस दिल थाम के बैठिए, मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई 5, नाजीवाद। इटली में बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद तथा एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद की सरकार बनी। देखिए क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में भी लातिया उतिया दिया सबको। तो फिर जर्मनी और इटली, ये दोनों देश काफी खूंखार देश रहे। तो जर्मनी का एक पागल चांसलर हुआ एडोल्फ हिटलर, लोग कहते हैं, और
इटली का हुआ मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी। फिर ये दोनों मिलकर के फिर थूर-थार शुरू किया था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। चलिए, हिटलर, एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ। एडोल्फ हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी 1914 से 18 की तरफ से लड़ा था। यानी कि सोचिए, ये जो हिटलर नामक लड़का था, ये प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना में भर्ती था, यानी कि जर्मन आर्मी में था वो। अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त किया, आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। अभूतपूर्व वीरता दिखाया, इसलिए उसे आयरन क्रॉस की उपाधि मिली थी। ओके। हिटलर की प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैम्प। मीन कैम्प किसकी रचना है? हिटलर की। मेरी आत्मकथा मीन कैम्प। 1933 में जर्मनी को राष्ट्र संघ से अलग किया तथा हिटलर ने उसकी सदस्यता त्याग दी, और वर्साई की संधि का विच्छेद 1935 में हिटलर ने कर दिया। यानी वही वर्साई की संधि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को जबरदस्ती साइन कराया गया था, उस वर्साई की संधि से अलग कर दिया। किसको? जर्मनी को। किसने कर दिया? हिटलर साहब ने। तो बड़ा तगड़ा आदमी था हिटलर। अभ्यास में देखेंगे क्या सवाल बनाए जा सकते हैं। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह, ये वाली जो आजकल चुनाव में चलता है। जर्मनी की मुद्रा ड्यूक्स मार्क, डीएम, 2002 तक जर्मनी की प्राथमिक मुद्रा थी, बाद में यूरो हो गया। अब जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। आगे बढ़। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में, आपने पढ़ा। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, स्वास्तिक, कबूतर, ब्लैक शर्ट। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। स्वास्तिक। आगे बढ़ते हैं। मीन कैम्प किसकी रचना है भैया? मुसोलिनी का, हिटलर का, स्ट्रेसमैन, हिडेनबर्ग, हिटलर का। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, क्या था? आल्सा लॉरेन, रूर, इबॉन, बर्लिन। तो रूर था, रूर। जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? तो स्टार्टिंग में मार्क था, अब तो यूरो है। अब क्या है? यूरो। सॉरी, यूरो हो गया, यूरो। तो ये थे। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? मार्क। ये तो यहाँ भी आया हुआ। नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ? तो भाई नाजीवाद का हुआ जर्मनी में, और फांसीवाद का इटली में। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? हिटलर ने दिया। इसको छोड़ के कोई दे सकता है? फ्यूहरर कौन कहलाता था? हिटलर। फ्यूहरर मतलब टेक ए डिसीजन, व्हाट टू डू, ना दिस टाइम। हिटलर के विस्तारवाद का पहला शिकार कौन बना? ऑस्ट्रिया बना। निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? राज्य में सर्वोच्चता का सिद्धांत होना चाहिए। चलिए दोस्त आगे बढ़। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता कब छोड़ी? अभी अभी आपने पढ़ा, 1933 में। हिटलर का जन्म कब हुआ? आपने पढ़ा ही था। कब पढ़ा? 20 अप्रैल 1889 में। नहीं पढ़े? पढ़े थे ना। कैसर विलियम द्वितीय कब जर्मनी से भाग गया? तो कैसर विलियम द्वितीय भाग गया जर्मनी से 10 नवंबर 1919 को। जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता कब मिली? तो जर्मनी को राष्ट्र संघ की सदस्यता मिली 1925 में। नातासी क्रांति का नाम था तृतीय राइख। नतासी शब्द जर्मनी भाषा के किस शब्द से निकला? तो नतासियोनाल। कौन से शब्द से निकला भैया? नतासियोनाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है, जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील। गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जो ये भी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात में पाई जाती है। आगे बढ़े तो यहाँ पे लेते हैं इसके कुछ कंसेप्ट। उसके बाद संथाल भारत की तीसरी जनजाति है, जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। 18वीं शताब्दी के पहले तक के जनजातियां वन संपदा का प्रयोग अपने जीविकापार्जन के लिए करते थे, लेकिन बाद में उपनिवेशवाद का शिकार हो गए। आगे बढ़ते हैं। आदिवासी लोग चैत्र शुक्ल तृतीय तिथि को उनके सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल, ये बीपीएससी में सवाल पूछा था दोस्त कि आदिवासी का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन है? सरहुल, जो आज भी प्रचलित है। आदिवासियों का आर्थिक जीवन, वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। वे जगह जगह बदल बदल कर घुमंत या झूम या पेडू विधि से खेती करते थे। आगे बढ़ते। जब उन्हें लगता था कि उनके खेत अब उपजाऊ नहीं रह गए, तब वे नई जगह चले जाते थे।
19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेजों ने रेल की पटरी एवं रेल डिब्बे की सीट बनाने के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी, जिससे आदिवासी जनजीवन पर कुठाराघात हुआ और आदिवासी लोग घर से बेघर हो गए, जिसके कारण आदिवासियों ने स्टार्ट किया जनजातीय विद्रोह। ड्राइटियस बेडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1864 में वन सेवा की स्थापना करी और 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। इसमें आदिवासी के जंगल जाने पर रोक लगा दिया गया। जिसका जंगल उसी को रोक। क्या बात है भाई। पहाड़िया विद्रोह या जाति युद्ध तथा प्रथा थी। इनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल की पहाड़ियों के क्षेत्र में था। राजमहल की पहाड़ियां क्षेत्रों में अंग्रेजों ने मुखिया को जमींदार बनाया तथा अधिकारी ने वहां के लोगों का शोषण किया। इस विद्रोह का नेता तिलका मांझी था। भारत का पहला संथाली था जिसने प्रागणा में न केवल जमींदारों का विरोध किया बल्कि अंग्रेजों पर हिंसात्मक कार्रवाई भी किया। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। अब ये सवाल आएगा, आपको पूछेगा। तिलका मांझी पहली बार कलेक्टर पर सशस्त्र चलाने वाला पहला संथाल था जिसने तीर एवं धनुष से सन 1784 में क्लेलैंड को जख्मी किया। फिर वहां अंग्रेज अधिकारी मारे दिया उसको। 1785 में हिंसात्मक कार्यों और अंग्रेज विरोधी नीति के कारण इसे गिरफ्तार कर भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। आज वह स्थान तिलका मांझी चौक कहलाता है। क्या बात। देखिए अंग्रेजों की हालत। तमार विद्रोह सन 1789 में छोटा नागपुर के उर्राव जनजाति ने किया। चेरा विद्रोह बिहार के पलामू क्षेत्र में रहने वाले चेरो जनजाति ने अपने राजा के खिलाफ किया, चुरामन राय। इसके विद्रोह का नेतृत्व करता भूषण सिंह। चुआर विद्रोह रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआर विद्रोह का झंडा बुलंद किया गया। चुआर विद्रोह बंगाल प्रांत में हुआ था। तो ये सब सवाल आएंगे आपको दोस्त कि फलना विद्रोह कहाँ हुआ था, चिल्ला विद्रोह कहाँ हुआ था। हो विद्रोह सन 1820-21 में छोटा नागपुर के सेबू जिले में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ। राजा कौन थे? जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और वहां के आदिवासी ने विद्रोह कर दिया। कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उराव एवं अन्य जातियों द्वारा 1831 में हुआ। भूमिज विद्रोह सन 1832 में वीरभूमि और जमींदार पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ। आगे बढ़ते हैं, संथाल विद्रोह की बात करते हैं। संथाल विद्रोह सिद्धू और कन्हू 1885 ने नेतृत्व किया। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दमन ए कोहे के नाम से जाना जाता है, सिद्धू ने अपने को ठाकुर का अवतार घोषित कर दिया। कंग विद्रोह उड़ीसा राज्य से संबंधित। विपत या आपदा के समय कंध जाति के लोग के बीच मानव बलि प्रथा प्रचलित थी, जिसे 1837 में ब्रिटिश सरकार ने रोक लगाई। कंध विद्रोह का नेता चक्र बिसोई था। प्रश्न अभ्यास के क्या क्या बन सकते हैं? तो भारत का वन अधिनियम 1865 में बना। तिलका मांझी का जन्म 1750 में। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? पलामू, झारखंड। किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाई? कोलो। भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा 342 आर्टिकल में दिया गया है? आगे बढ़ते, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 15 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 2000 को। और तिलका मांझी पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये जो था बिरसा मुंडा, इनके बारे में भी कई बार पूछा गया है सवाल कि बिरसा मुंडा जो है उनका जन्म 15 नवंबर 1874 को पलामू में हुआ था। उसके बाद इन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। एक बार ये बीपीएससी में पूछा था, इसलिए हमने इसको लिया है। 3 मार्च सन 1900 ईस्वी में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया था और रांची जेल में भेजा, जहां इनकी मृत्यु हो गई। अब यह सवाल, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो आप एक लाइन बताइए। 1865। तिलका मांझी का जन्म 1750। तामार विद्रोह 1789। चेर जनजाति कहाँ के रहने वाली थी? तो पलामू के। आगे बढ़िए, किस जनजाति के शोषण विलीन संस्था शासन स्थापना हेतु फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया? तो कोल। आगे बढ़िए, किस जनजाति के शोषण विलीन शासन की स्थापना हेतु फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया? तो कोल। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1832 में। सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू, अभी आपने पढ़ा। बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया? तो 25 दिसंबर 1899 को किया था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को वर्ग का दर्जा मिला? धारा 342, अभी आपने पढ़ा। झारखंड का राज्य का दर्जा मिला 15 नवंबर 2000 को।
ओके, आगे बढ़ते हैं। भील आदिवासी देश के किस राज्य में सबसे अधिक है? तो भील कहाँ है? मध्य प्रदेश। सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े थे? संथाल विद्रोह से। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया? 1785 में। 18वीं शताब्दी के पहले जनजातीय वन संपदा का प्रयोग करती थी, बिल्कुल करती थी। किसके लिए करती थी? तो अपने जिंदा रहने के लिए, जीविकापार्जन के लिए, खाने पीने के लिए। ख, प्रत्येक जनजाति किस प्रकार संगठित थी? कबीलों के तहत। किसके तहत? कबीलों के तहत। जनजातियों का मुख्य त्योहार कौन सा था? तो जनजातियों का मुख्य त्योहार कौन सा था? सरहुल, आपने अभी पढ़ा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सरहुल। आदिवासी किस प्रकार की खेती करते थे? तो झूम कृषि करते थे। आगे बढ़ते हैं। पहाड़िया विद्रोह का नेता कौन था? तिलका मांझी था। भूमिज जाति के लोग किनके विद्रोह में शामिल हुए थे? गंगा नारायण हंगामा के विद्रोह में। वन सेवा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपने देखा 1864 में हुई थी और 1865 में ये लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं और ये है इकाई 7 यानी कि चैप्टर नंबर 7। उस ये लास्ट चैप्टर से पहला है, यानी कि सेकंड लास्ट। इसके बाद 8वां आएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट का हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इकाई 7 राष्ट्रसंघ। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 समाप्त हुआ तब दुनिया को लगा कि एक ऐसी संस्था है हो जो देश के बीच शांति स्थापित कर, ताकि भविष्य में युद्ध ना हो। तो ये हुआ कि द्वितीय विश्व जब खत्म हुआ तो लोगों को लगा, दुनिया को लगा कि कोई ऐसी संस्था हो जो पूरे देश में शांति व्यवस्था कायम करे। तो राष्ट्र संघ की कल्पना की गई। ठीक है, चलिए। अतएव 1919 में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में शांति सम्मेलन हुआ। शांति सम्मेलन कहाँ हुआ? पेरिस में, यह भी पूछा जा सकता है। इनका श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। इन्होंने 14 सूत्री प्रस्ताव में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया। अतः 10 जून 1920 को राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। देखिए पूछेगा राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? 1920 में। अगर पूछ दिया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तब बोलिएगा 1945। ठीक है, बात समझिए यहाँ पर। ओके, चलिए। राष्ट्रसंघ का सदस्य, अच्छा राष्ट्रसंघ का सदस्य वगैरह ये सब जो है अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका इसके संस्थापक सदस्य में था, परंतु इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। राष्ट्रसंघ की सफलता प्लस विफलता आगे देख लेते हैं। राष्ट्रसंघ जो था सफल नहीं हुआ, इसलिए आगे चल के हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, इनका नामकरण अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ही किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है जैतून के डलिया के बीच विश्व का मानचित्र। चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन के विधान को चार्टर कहते हैं। इसमें 111 धाराएं हैं। इसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्यों का संचालन करता है। यानी यूं हुआ कि जब 1920 में जो फेल हो गया राष्ट्र संघ, ध्यान से समझ लीजिए, तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी कुल वर्तमान में 193 देश हैं। 2011 में एक सदस्य बना दक्षिणी सूडान, कुल सदस्य हो गया 193। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसके 6 अंग हैं: आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे एंटोनियो गुतेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 भाषाएं हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरब, स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं: 1 अमेरिका, 2 इंग्लैंड, 3 फ्रांस, 4 रूस एवं 5वां चीन। यही जो चीन, जिसे भारत की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन हमारे जवाहर चाह नहीं उस समय अच्छा नहीं समझे, चाहे जो भी हो, उनके मन में जो हो उन्होंने नहीं किया, चीन को ही बनाया गया। राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जिनेवा में स्थित था तथा स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ किस सम्मेलन का परिणाम है? 1944 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के वाशिंगटन स्थित डम्बस्टन ओवस नामक स्थान पर हुई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की कल्पना। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 193। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय जिनेवा में था। इसमें कौन राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था? तो शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका ही नहीं था, बाद में ये हुआ। राष्ट्र संघ की बात कर रहा है दोस्त, संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ में अंतर है, सवाल फंसा देगा आपको। राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था?
तो भविष्य में युद्ध को रोक देना है। भविष्य में किसको रोकना है? युद्ध को। आगे बढ़े, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्र संघ की बात कर रहा है 1920, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945। देखिए ऑप्शन ए दे दिया संयुक्त, ताकि बच्चा गलती कर दे। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है? सुरक्षा संरक्षण परिषद ये विशेष एजेंसी है। आगे बढ़ते, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा। आगे बढ़े, संयुक्त राष्ट्र संघ अब कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन का परिणाम है? तो डॉम्बटन ऑक्स। उसके बाद वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो 192 प्लस 193। वुडरो विल्सन कहाँ के राष्ट्रपति थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945। देखिए यहाँ लिखा है संयुक्त राष्ट्र संघ 1945। अगर खाली राष्ट्र संघ लिखता तो 1920। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ और बातें देख लीजिए। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं? अब बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है। 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है? राष्ट्र संघ का सबसे प्रमुख अंग महासभा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई? 24 अक्टूबर 1945। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रही है, ध्यान से समझिएगा। आगे बढ़िए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? वान की मून है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 11 नहीं, 111 धारा है। यहाँ एक मिस हो गया, 111 111। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी? तो 10 होती है अस्थायी। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता? महासचिव कहलाता। ओके, और अब आते हैं आज के अंतिम और आखिरी चैप्टर पर, कृषि और खेतीहर समाज। कृषि और खेतीहर समाज, कृषि और खेतीहर समाज, 8वां और अंतिम। तो कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी, मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के बाद आई नवपाषाण काल, ठीक है। तो नवपाषाण काल में हुई कृषि की शुरुआत। हड़प्पा काल में राजस्थान के कलिबंगा में हल का प्रमाण मिला। वनावली में मिला जौ और उत्तम किस्म का गेहूं। ओके, लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में ही चावल उगाते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कलिबंगा में अनाज के बड़े बड़े कोठरी जमा किए जाते थे, जिसे अन्नागार कहा गया। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी के लोगों को जाता है। यह सवाल बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिए, ऐसे सवाल बनाएगा। इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहते हैं, कहने लगे, जो सिंधु शब्द से उद्भव हुआ है। विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है, बल्कि भारत की 51% भूमि कृषि योग्य है। कृषि भारत के कुल राष्ट्रीय आय में 35% योगदान देता है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसकी 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य की 70% भूमि कृषि योग्य है, इसमें 60% शुद्ध बोए गए क्षेत्र है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, बिहार में 4 फसलें बोई जाती है, कौन कौन? देख लीजिए बिहार में कौन कौन फसलें हैं। बिहार में फसलें बोई जाती है 4। भदई फसल मई जून में बोई जाती है, अगस्त सितंबर में काटा जाता है, जिसमें मक्का होता है, नहीं भदैया मकई। अगहनी फसलें इसकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है और नवंबर दिसंबर में तैयार हो जाती है, जैसे धान, कुर्थी, तिल, आलू। रबी फसल ये बसंत ऋतु में फसल है, बुआई अक्टूबर नवंबर में तथा फसल तैयार हो जाता है मार्च अप्रैल में। इसमें जौ, गेहूं, चना, मटर ये सब आते हैं। गर्मा फसल ये ग्रीष्म काल में है, यानी ग्रीष्म काल में ये फसल बोते हैं। ग्रीष्म काल कब आता है? मार्च से अप्रैल के बीच बोते हैं और कटाई जून जुलाई में हो जाती है। फसल जो है वो धान, मकई, मूंग है। ये धान नहीं होगा, ये मिसप्रिंट हो गया, मकई और मूंग होगा, और साथ में बतिया, ककड़ी, खीरा ये सब होगा। बिहार में फसलों की विविधता फसलों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन वर्ग में बांट सकते हैं? चलिए आगे देखते हैं। खाद्य फसल धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा। व्यावसायिक फसल नकदी फसल पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तेल। पेय फसल चाय। रेशेदार फसल कपास, जूट, रेशम। और फल में आम, केला, लीची। मसालों में लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी। चावल में धनिया बिहार की सबसे प्रमुख फसल है। सॉरी, चावल और धान है, धनिया पढ़ दिया मैंने बाय मिस्टेक। बिहार की जो जलवायु है कैसी है? उष्ण आर्द्र जलवायु है। ये धान यहाँ मिसप्रिंट हो गया। उष्ण आर्द्र जलवायु, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस,
इसको चाहिए। मिट्टी दोमट, केवाल या चीका। धान की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? रोहतास में। जिला को बिहार का धान का कटोरा भी कहा जाता है, तो रोहतास जिला को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। ये बीपीएससी में भी पूछा सवाल था। आगे बढ़े। गेहूं बिहार का प्रमुख दूसरा खाद्यान्न फसल है। इसके लिए जो तापमान चाहिए 10 डिग्री से 15 डिग्री, ठीक है, और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। मिट्टी हल्की दोमट, क्षेत्र रोहतास, पूर्वी चंपारण, सिवान। मकई, उसके बाद है मकई, तो मकई देख लीजिए। मकई यानी कि मक्का बिहार के तीसरे खाद्यान्न फसलों, चावल और गेहूं के बाद तीसरा है। इसके लिए जलवायु गर्म और आर्द्र, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, मिट्टी नाइट्रोजन युक्त, गहरी दोमट, क्षेत्र सारण, सिवान इत्यादि। ओके। खेती का प्रकार झूम कृषि। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरण, लकड़ी, हल आदि से जुताई करके बीज बो दिया जाता है। तो ये हुआ झूम कृषि। उसके बाद होता है पारंपरिक खेती। मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर खेती है जिसमें वर्षा जल, देसी स्थानीय बीज, गोबर, सरी गली खाद और परंपरागत कृषि यंत्रों जैसे हल, बैल, खुरपी, फवरा आदि का प्रयोग किया जाता है। गहन खेती, गहन कृषि या संघन कृषि जीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। फर्टिलाइजर, कीटनाशक का अधिक प्रयोग कर एक ही वर्ष में कम जमीन पर अधिक फसल लगाकर अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। ओके, तो ये था, ये तो हो गया। उसके बाद मिश्रित खेती भी होता है एक टाइप, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तब इसे मिश्रित खेती कहते हैं। जब एक बार में एक से अधिक फसल उगाई जाती है तब भी इसे मिश्रित फसल कहते हैं। बागवानी खेती भी होती है। बागवानी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के शब्दों से हुआ जिसका शाब्दिक अर्थ है उद्यान की खेती, फल, सब्जी, मशरूम, कट, सब्जी, फूल और पौधे, मसाले, औषधियाँ फसलों का प्रमुख स्थान है जिसमें किसानों को फायदा होता है। बिहार में होने वाली व्यावसायिक फसलें में केला हाजीपुर और नौगछिया इलाके में खेती के लिए उपयुक्त है। लीची मुजफ्फरपुर के इलाके में होती है, शाही लीची। गन्ना पूर्णिया, सहरसा और पश्चिमी चंपारण। आइए इस अंतिम चैप्टर के कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। दलहन फसलें वाले पौधों की जड़ की गांठ में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है। शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ से आते हैं? मुजफ्फरपुर से आते हैं। ये सब सवाल बनेंगे दोस्त। रबी फसल बोई जाती है, कब बोई जाती है? तो नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में। केला बिहार में मुख्यतः होता है हाजीपुर में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। बिहार में चावल किस जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है? अभी पढ़ा, रोहतास जिला। गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? तो गर्मी में होता है। नामे है गर्मा, गर्मी। इनमें रेशेदार फसल को चुनिए, तो कपास एक रेशेदार फसल है। इसमें अगहनी फसल को चुनना है, तो अगहनी फसल हो गया आपका कौन सा? तो ये हो गया अगहन में कौन होता है? चावल हो जाता है। कृषि की शुरुआत कब हुई? तो नवपाषाण काल में हुई। हड़प्पा काल में राजस्थान में किसका प्रयोग का प्रमाण मिला था? हल का, हल। लोथल के लोग कब चावल उपजाते थे? 1800 ईसा पूर्व। यूनान के लोग कपास को क्या कहते थे? तो सिंडन कहते थे, क्योंकि सिंधु से उत्पन्न हुआ, सिंधु घाटी से। विश्व में कृषि योग्य भूमि कितना है? 11%। भारत में कुल कितना भूमि है? तो 51% कृषि योग्य बोल रहा है। आगे बढ़िए। बिहार में की आबादी में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? तो 80%। अच्छा, बिहार में राज्य में कितना प्रतिशत भूमि खेती के योग्य है? तो 80%। भदई फसल कब बोई जाती है? मई जून में। कब बोई जाती है? मई जून में। निम्नलिखित में अगहनी फसल कौन सी है भाई? तो अगहन में आता है धान। निम्नलिखित में गर्मा फसल कौन सा है? तो मूंग है। उसके बाद खीरा, बतिया, ककड़ी है। ये जब ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया हुआ। निम्नलिखित में से रेशेदार कौन है? तो ये है रेशम। ओके, तो दोस्तों ये थे कुल 8 चैप्टर जिसको आप अभी ने देखा आपने, और ये पूरा इतिहास आज आपका कंप्लीट। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपका पूरा हिस्ट्री का आठों चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें बनते हैं वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो क्लास 10th का हिस्ट्री का मैं एक साथ फिर से खत्म कर दूंगा। इसी तरह पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी और फिर साइंस, सब मैं जीएस का संपूर्ण तैयारी यहाँ करा दूंगा। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए उन सभी बिहार पुलिस के एस्पिरेंट को जिनको इनकी ज़रूरत है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।